नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे किस ओर भारत की अर्थव्यवस्था पर। डॉलर के मुकाबले रुपए ने गुरुवार यानी 22 सितंबर को भारी गिरावट के साथ नया रिकॉर्ड लो लेवल बनाया। शुरुआती ट्रेड में ही रुपया 51 पैसे की बड़ी गिरावट लेकर 80.47 के ऑल टाइम लो पर आ गया। यूएस फेड की ओर से महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार की गई बढ़ोतरी के बाद डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखी गई। इसका दबाव भारतीय रुपए पर पड़ा है, जिसके चलते घरेलू करेंसी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। गुरुवार के सेशन में रुपए में कारोबार 80.27 पर शुरू हुआ और शुरुआती डील्स में 80.47 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड लो पर चला गया। इससे पहले बुधवार यानी 21 सितंबर को यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 79.96 के स्तर पर बंद हुआ था। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 79.79 के स्तर पर खुला था और दिन के कारोबार के दौरान इसमें लगातार गिरावट देखी गई। रुपया पहली बार 20 जुलाई को डॉलर के मुकाबले फिसलकर 80 के पार यानी 80.05 के स्तर पर बंद हुआ। आज की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया और नीचे गिरकर 80.99 रुपए पर पहुंच चुका है। जाहिर है, इससे लोगों में थोड़ी चिंता है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ जाने से वहां की मुद्रा यानी डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। 1970 में हुआ था ऐसा। डॉलर मजबूत होने लगता है। इससे डॉलर की तुलना में रुपए जैसी दूसरी करेंसी या दूसरे देशों की करेंसी की वैल्यू घट जाती है। दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में पैसा निकाला जाता है, तब भी रुपया कमजोर होगा। आपको बता दें कि अमेरिका में इससे पहले 27 जुलाई को ब्याज दरें बढ़ाई गई थी। यूएस फेडरल रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर चिंतित है। यूएस फेड महंगाई को 2% तक लाना चाहता है। वहीं फेडरल रिजर्व के सख्त बयान के बाद डॉलर के मुकाबले सभी बड़ी करेंसी में गिरावट देखने को मिल सकती है। भारतीय रुपया जल्द ही 81 से 82 का लेवल दिखा सकता है। वहीं घरेलू आर्थिक हालातों में सुधार के बावजूद हमारी करेंसी पर दबाव बना रह सकता है। इसके अलावा आरबीआई के लिए रुपए की गिरावट को रोकने के लिए दखल देना और सख्त एक्शन लेना मुश्किल होगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी करीब 40 महीनों के लिए सरप्लस मोड में रहने के बाद डेफिसिट में आ गई। मौजूदा हालात में रिजर्व बैंक आर्थिक सुधार को पटरी से नहीं उतारना चाहता। तो अब सबके मन में सवाल है कि रुपया आखिर कैसे मजबूत होगा और इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था भारत की किस ओर जा रही है, दुनिया का इस पर क्या असर पड़ता है। देश की मजबूती की बात कही जा रही है, लेकिन देश जा किस दिशा में रहा। विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। सत्ताहीन सरकारें और सत्ता में जो काबिज है सरकारें, हम दोनों की बात कर रहे हैं। आज की जो सत्ताधारी सरकार है वो ये कह रही है कि प्रदेशों की बात कर रहे हैं कि देखिए, हमने बजट तो बढ़ा दिया, अब बजट में तो सब चीज सही है। अब बजट से आर्थिक व्यवस्था का आकलन करें तो अजीब स्थिति बनती है। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, उनसे इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, अजय अरोड़ा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अश्विनी राणा जो कि अर्थशास्त्री हैं, जिनसे हमें पूरे खेल को समझने की कोशिश करेंगे कि रुपया जैसे 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 गिरता जा रहा है, डॉलर वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, आखिर हो क्या रहा, कैसे हम इसको आसान शब्दों में समझेंगे अश्विनी जी के जरिए। लेकिन सबसे पहले प्रदीप जी से हम सवाल करते हैं। प्रदीप जी, कुछ बयान याद है पुराने वाले आपको, या याद दिलाएं? बहुत अच्छी तरह से याद है सर। हाँ, प्रधानमंत्री साहब का भी था, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का भी था, स्मृति ईरानी जी का तो महंगाई पर था। इतने बेहतरीन खूबसूरत बयान आते थे। वो बयान आज के दौर में कायम है, लागू होते हैं? राजनीतिक बयानों को अगर आप आर्थिक बयानों से कंपेयर करेंगे तो ये तो घोड़े और गधे की तुलना हो जाएगी। मैं आता हूँ। बहुत खूब बात, बहुत खूब बात। यानी 6 नंबर आपकी तरफ से अब 9 नंबर हो गए।
अरे रुकिए सर, थोड़ा सुन तो लीजिए। देखिए सर, हो साफ है, फील्ड आपकी है, जो बोलेंगे आप वही सही होगा, लेकिन हमें भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो मैं आता हूँ उस बात पे। ये जो अभी जिस जिस विषय को लेकर के मुद्दा उठाया कि डॉलर जो है मजबूत हुआ है, उससे पहले की थोड़ा सा बात अगर आप समझ लेंगे तो शायद आपको आसानी होगी। नहीं, हम पहले की राणा बात जी, से इसीलिए शुरू किया क्योंकि लिखा है रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई हो। ये लाइन ठीक है थी। सर। आप बोलिए। आप मैं बोल लेता हूँ, फिर आप जी। बताइए। देखिए, बीते 40 वर्षों में अमेरिका में जो महंगाई की दर है वो सबसे ज्यादा है। तो उनके अमेरिकी सरकार ने अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, पहले जो है कुछ बेसिस पॉइंट बढ़ाया, फिर रिसेंटली उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट उठा लिया। ठीक। तो जो निवेशक हैं, जो अन्य विश्व के दूसरी जगहों पे ज्यादा रिटर्न के चक्कर में पड़ करके अपना पैसा वहां निवेश कर रहे हैं, वो सुरक्षित अपने वापस अपने देश, अमेरिकी निवेशक अपने देश लेके गए। और ये केवल भारत के साथ ही नहीं है, ये यूके के साथ भी है। पिछले 37 सालों में अर्थव्यवस्था जो है पाउंड के मुकाबले डॉलर मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ठीक है, तो ये बात केवल सत्ता में आने के बाद समझ में आई, सत्ता से पहले ये चीज समझ में नहीं आ रही थी ना? नहीं सर, ये अब क्या 40 साल पहले, अब सत्ता में आए हुए 8 साल हो गया, यानी 32 साल पहले नहीं की, तो आपको लगता है कि देश की आजादी के बाद से कभी मंदी आई नहीं क्या? आई तो होगी, सबने समझा भी होगा उसको, कैसे मंदी आती सबको पता है। अगर आपकी टीम साथ में बैठी है तो डॉलर और रुपए के मुकाबले किस किस वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, उसका एक डेटा मिल जाएगा। इस वर्ष में 90 से लेकर के 14 और 63 से लेकर के 2014 से पहले 65 रुपए था $1 का। 14 के बाद 60 रुपए हुआ, मैं मानता हूँ। 14 के बाद 2014 के बाद मोदी जी जब सत्ता में आए तो 60 रुपए हो गया। नहीं, आपने बता दिया 14 से पहले 65 था। हाँ। 90 में कितना था? ₹1 बराबर 90 में कितना था? 91 में अर्थव्यवस्था खुली, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अब आप इसी तरह से सुनना चाहते हो तो मैं बताता हूँ सर, 90 का भी देख लीजिए ना, 14 का ही। नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं। देखिए, वो तो हम उस पर सहमति जता रहे हैं। हम ये जो आपने बात कही कि कांग्रेस के टाइम पे कितना, हम सहमति जता रहे हैं उस पर, ये बात ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ये बात सत्ता में आने के बाद समझ में आई, उससे पहले इस तरह की जो डायलॉग डिलीवरी होती थी कि रुपया गिरता है, ऐसा होता है, तो वो आज कायम है, लागू होता है आज? अगर ये सवाल था मेरा। और एक और बात अगर मैं आपको बता दूं, फिर मैं आप निर्णय आप पे छोड़ूंगा कि कौन सी डायलॉग डिलीवरी कितनी सटीक थी, कितनी अच्छी थी। अब मैं बता देता हूं सर, देखिए, कोविड में अमेरिका ने अपनी व्यवस्था को, पैसा जो जनता तक पहुंचाया, वो अपनी पूरी व्यवस्था का, पूरी जीडीपी का या पूरी अर्थव्यवस्था का 28% उन्होंने जो है पैसा झोंका अपनी अर्थव्यवस्था में, अमेरिकी सरकार ने। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी व्यवस्थाओं ने भी झोंका। अब आप पूछे भारत ने कितना झोंका, तो भारत ने केवल 3% अपनी इंटायर जीडीपी का। चलिए ठीक, ये भी बात हम आपकी मान लेते हैं, ये भी बात हमने आपकी मान ली। तो क्या कोविड जैसी बीमारी केवल देश में आई? हैजा नहीं आया, चेचक नहीं आई, प्लेग नहीं आया, क्या नहीं आया? आप जब 14 से बाद डॉलर को 65 से 80 पे तुलना कर रहे हैं, तो 14 से पहले वाली बीमारियों को क्यों काउंट कर रहे हैं? उनको भी थोड़ा देख लीजिए। आपने कोविड बताया इसलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं, उससे पहले भी देश में बीमारियां आई है ना। रविंद्र जी 14 के पहले, 14 के बाद का बताया, तो उसको भी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। आप घुमा देते हैं और फिर जो है सामने वाले को चित्त करने के प्रयास में आप थोड़ा सा। अरे सर, कैसी बात करें आप, मेहमान हमारे, चित्त करने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आता हूँ। तो देखिए सर, मेरा कहने का ये जो मैं तथ्य बता रहा था कि हमने केवल 3% अपने 3.5% ही अपनी अर्थव्यवस्था में डाला, उसके कारण से हमारी देखिए स्थिति मजबूत है। अब ये खबर बन गई क्योंकि वो जो है ऐतिहासिक चला गया ऊपर, तो सर ऐतिहासिक केवल हमारे साथ नहीं, पाउंड भी हमसे ज्यादा मजबूत स्थिति में था, अब तो हमसे नीचे आ गया पाउंड वाले, लेकिन उनका भी 40 वर्षों में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। और ये क्षणिक स्थिति है, वापस आएगा। हमारी जो फंडामेंटल्स है, मूलभूत, या जिसको कहें हमारी जो नींव है, वो काफी मजबूत है। अब अगर चलिए, आपने याद कर लिया। अजय अरोड़ा जी, आपकी बात का आप जवाब देना चाहते हैं। चलिए, आपसे हमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, आपसे जवाब भी ले लिया और आपने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी। अब अजय अरोड़ा जी से हम समझ लें जरा कि वो अपनी सरकार के लिए क्या कहते हैं। एक बात रह गई थी। अजय अरोड़ा जी, एक मिनट, एक बात और उनकी सुन ले। एक बात रह गई थी। हाँ, आपने रविंद्र जी आ रहे हैं, अजय जी आ रहे हैं, एक मिनट। हाँ, आपने मुद्दा उठाया कि डायलॉग डिलीवरी बड़ी बढ़िया थी। हाँ। देखिए सर, राजनीतिक दल है, जनता को कन्विंस करने के लिए, चाहे हम हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम ऐसा तो जुमलेबाजी चलती रहती है। हम अकेले ऐसा करते हैं। अच्छा, जुमलेबाजी चलती रहती है। अगर ठीक है, अब अजय जी से जवाब ले लें। कन्विंस कर पाता है, अगर कोई जनता को नहीं कन्विंस कर पाता है और वो हार जाता है, तो इसमें हमारा दोष है। ठीक है, अब अजय जी से जवाब ले लें। अजय जी,
आप जो आरोप लगाएंगे भाई, आरोप नहीं, क्योंकि आपकी अजय जी, सरकारों में भी बहुत बुरे दिन देखे हैं देश में। आदरणीय रविंद्र जी, अजय जी और भी चैनलों पे साथ होते हैं हाँ। और ज्यादातर आर्थिक अब मामलों में पता नहीं क्यों अजय जी अब रुक जाइए, बोलते हैं ये। रुक जाइए। मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने स्वीकार किया कि राजनीतिक दल होने के नाते ये कुछ भी बोल देंगे, जुमले कर देंगे। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी, जिन जिन मैंने नेताओं अकेले ने नहीं कहा, कहा, कांग्रेस के बारे में भी कहा है। अब आपको नहीं बोलने दूंगा मैं। आप डिबेट में बोल सकेंगे, मान जाऊंगा, आप मेरे अगर बात का उत्तर दे दे तो। आपको नहीं बोलने दूंगा, ना अनुमति दूंगा बीच में। आप कुछ बातें अश्विनी जी के लिए छोड़ दीजिएगा, मैं आपको अपना रविंदर जी, क्योंकि आईना दिखाने के लिए वो हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि 2014 से पहले नींव बड़ी मजबूत रखी कांग्रेस ने। बिल्कुल, हमने नींव रखी। भारतीय जनता पार्टी ने नींव मजबूत रखी, कांग्रेस को मैंने क्रेडिट क्या दी। प्रॉब्लम है ये? हेलो, ये जब प्रदीप जी रुक जाइए, आप बोल लेने दीजिए उनको। देते नहीं, जब ये मुद्दे पे फंस जाते हैं, मैंने नोट किया प्रदीप जी को, ये अच्छे वक्ता नहीं, बोलिए, आप बोलिए। अच्छा वक्ता होता है सुनने वाला। प्रदीप जी सुन लीजिए। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, जैसे सुषमा स्वराज जी ने कहा था, स्वर्गीय, और उन्होंने अमर रहे, उनको आज याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं हम, कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि अगर रुपए की कीमत गिरती है तो सरकार उतनी भ्रष्ट है। इन्होंने कह दिया कि राजनीति में हम बोलते हैं, तो राजनीति में झूठ बोल के राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात का खंडन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, 2014 के बाद 2022 तक रुपए की जो स्थिति है सबके सामने है। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, ये मुद्दे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, ये कहीं ना कहीं ये 8 वर्षों में जो नोटबंदी हुई, जीएसटी लगा, इसका भी परिणाम इसको समझना चाहिए सरकार को। नहीं, उनका कहना है कि हमने ठोस एक्शन लिए, जो चीज जहां पे थी हमने उस पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की, जिससे स्थिति संभली। देखिए, जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अर्थशास्त्री, जब मंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, किस प्रकार से जब मंदी आई और किस प्रकार से इन्होंने मैनेज किया। इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह से सलाह ले लेनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, और उनसे सलाह लें किस प्रकार से, अगर मोदी जी, अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के किसी भी नेता से, या कांग्रेस की सरकार न किसी और नेता से भी जो सक्षम हो बताने में कि रुपए की कीमत कैसे ठीक होगी, तो सलाह ले लेनी चाहिए। नहीं तो देश में क्या अर्थशास्त्रियों की कमी है क्या, वो जो आप कांग्रेस से ही सलाह लेंगे? नहीं, हमने उस स्थिति को मजबूत किया था। हाँ। जब मंदा आया तो हमने ठीक की थी स्थिति। हमें स्थिति को ठीक करना आता है रविंद्र जी। मैं इस माध्यम से कह रहा हूँ कि जब वक्त बुरा आया ठीक है अश्विनी जी, ठीक है, आपने बात रख ली। अश्विनी जी, रुपए की स्थिति आप देख रहे हैं, असल हकीकत हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं। इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका की स्थिति जिस प्रकार से डॉलर मजबूत हो रहा है और बाकी सभी देशों की जो करेंसी है उसके मुकाबले कमजोर हो रही है, वो अर्थव्यवस्था का असर है, उनके जो काम करने का तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे बहुत चिंतित हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए। नहीं, प्रदीप जी जो कह रहे हैं कि हमने स्टैंड लिया है एक और हमने स्थिर करने की कोशिश की, तो ये कितनी बात कितनी सच्चाई? वो जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वर्ल्ड की या देश की, उसका असर रहेगा, वो ऊपर नीचे रहेगी। लेकिन हमारे देश के लिए एक अच्छा ये है कि आज देश ने एक स्टैंड लिया है कि भाई डॉलर से हमारा जो व्यापार है वो बहुत कम होता जा रहा है, और उसकी जगह पर देश ने जो बाकी कंट्रीज के साथ बाइलैटरल बात करके लोकल करेंसी में जो ट्रांजेक्शन करने का जो शुरुआत की है, उससे निश्चित रूप से डॉलर की जो अभी किंग जो है वो आस्ता आस्ता वो कम होगा, उसकी सुपरमेसी कम होगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। उस और जो है देश की सरकार जो है वो प्रयासरत है और उसका असर होगा। इसलिए ये डॉलर, अगर रुपया थोड़ा कमजोर हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, इससे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई गंभीर संकट नहीं आ रहा, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। हमारे जो लोग हैं अधिकारी वो सही तरीके से चल रहे हैं, जिनकी वजह से क्या कांग्रेस की सरकार में स्तर ज्यादा खराब था या आप ज्यादा खराब है स्थिति? क्या है कि ये हर समय जो मार्केट की स्थितियां रहती हैं, विश्व की जो मार्केट की स्थितियां रहती हैं, उसके अनुसार
ये चीजें प्लस माइनस होते रहती हैं। इसलिए हम कांग्रेस निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करेंगे। हमें ब्लेम गेम में न फंसकर आज जो परिस्थिति है देश की और जो एक्चुअल पिक्चर है उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। हम इसको कांग्रेस ने ऐसा किया, बीजेपी ऐसा कर रही, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय भी ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया। मनमोहन सिंह जी 88 से उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा, उन्होंने इकोनॉमी को खोला, उसका असर आज हुआ है कि उसका वर्ल्ड में क्या असर है। लेकिन आज जो समय की सरकार है वो जो प्रयास कर रही है उसका ग्लोबली बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। यानी भविष्य की एक तस्वीर बिल्कुल या भविष्य के लिए एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथ तैयार किया है वर्तमान सरकार ने जिसके आगे फायदे हमें मिलेंगे। किस ओर अर्थव्यवस्था, अश्विनी जी लगातार हमें समझा रहे थे, हम राजनीतिक दलों के पास भी जाएंगे, लेकिन अश्विनी जी थोड़ा सा हमें ये समझाने की कोशिश करें कि बात जब भी चलती है तो असंगठित क्षेत्रों की बात और संगठित क्षेत्रों की बात होती है, लेकिन कई बार सवाल विपक्षी दलों ने यह उठाया कि भैया गरीब तो गरीब बहुत होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है, और इसका एग्जाम्पल भी है, अडानी को लेकर कई एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या, ये सब चीजें कैसे मैनेज होती हैं? अश्विनी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। देखिए कि ये कह देना कि अडानी, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। देश को आज एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर हम स्वदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बाहर से इन्वेस्टमेंट तो लाना पड़ेगा, लेकिन बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है वो सब आज कम से कम स्वदेशी इन्वेस्टमेंट है। जो भी वो पैसा लगा रहे हैं वो अपने पल्ले से कुछ नहीं लगा रहे, बैंकों से लोन लेकर लगा रहे हैं। लेकिन उसके कारण से जो देश को और देश में रोजगार पैदा हो रहा है और देश में अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर आ रही है। तो इसलिए हम ये कह देना कि अडानी और जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो पहले से रहे, कोई आज नए पैदा नहीं हो रहे। ठीक है, टाटा हो, अंबानी हो, रिलायंस हो, ये बहुत वर्षों से इस देश के लिए काम कर रहे हैं और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है अजय अरोड़ा जी, ठीक है अजय अरोड़ा जी, मुझे लग रहा है अश्विनी जी ने ज्यादातर बातों के जवाब दे दिए। आप संतुष्ट होंगे कि जो वर्तमान सरकार है वो एक ठोस दिशा में काम कर रही है, भविष्य में इसके फायदे मिलेंगे? कोई सवाल आपका रहता है? इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ। रविंदर जी, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का हाल है, आपने चाइना और जापान की बात की, अभी उस पर भी लेंगे सवाल। तो चाइना जापान से भी सीख लेनी चाहिए। और जिस प्रकार से रुपए की स्थिति दिन पर दिन गिन रही है, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। मैंने कहा ना, प्लानिंग। मैंने चाइना जापान का लिया, लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसलिए आप जो भी कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, तो आप जो बोले उससे पहले सोच लीजिएगा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ रविंदर जी कि जिस प्रकार से और भी कंट्रीज हैं, अभी इन्होंने जी ने बात रखी, विदेशों की बात भी की, विदेशों की बात भी की। हमें अपने देश को देखना है, अपनी अंतरात्मा को देखना है। मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार थी, पूरे वर्ल्ड में जब रिसेशन आया था, हमारे देश में नहीं था जब हमारी सरकार थी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ी सूझबूझ से काम किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करना नहीं आता, मैं इन्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा। मैं तो इनको कह रहा हूँ इनको काम करना आता है, ये और अच्छा काम कर सकते हैं अगर हमारी सलाह ले लेते। अच्छा, इससे जरूर खुश हुए होंगे प्रदीप जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। हम इससे सलाह ले लें। हम अच्छा कुशल विपक्ष हैं, पॉजिटिव सलाह देंगे। हम देश के विकास में हिस्सेदार रहेंगे। विपक्ष का काम देश को आगे बढ़ाना होता है। विपक्ष में रह के भी अगर सरकार पक्ष में रह के देश को आगे नहीं बढ़ा रही, अगर विपक्ष देश को आगे बढ़ा सकता है तो उसे प्रयोग कर लेना चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, अजय जी कहना चाह रहे हैं कम से कम सलाह मशवरा कर लेना चाहिए विपक्षी दलों से। ऐसे इतना भी क्या अहम कि सिर्फ अपनी बात सुनेंगे, अपने मन की बात करेंगे, विपक्षी दल को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी? कम से कम जहां जहां कमियां वो अगर बताता है तो उसको लेने में क्या दिक्कत है? आज अजय भाई ने एकदम सोने जैसी बात कही। अगर मैं तुलना करूं तो अजय भाई की 1 मिनट की बात और 1 कुंटल सोना बराबर है। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे कि देखिए, अजय भाई ने तो यहाँ बोला कि हमारी भी सलाह ले लीजिए, लेकिन जब महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा होती है, महत्वपूर्ण विषयों को पास नहीं, वो कह रहे हैं कि जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई उस वक्त नहीं थी जब मनमोहन सिंह जी थे, प्रणब मुखर्जी थे, 3 अर्थशास्त्री थे उनके पास।
देखिए, आदरणीय मनमोहन सिंह जी बड़े विनम्र व्यक्ति हैं, प्रभु उनको दीर्घायु करें। हमारी एक कार्यकर्ता होने के नाते ऐसी प्रार्थना रहती है, क्योंकि उन्हीं के रेनॉल्ड्स पेन एक पहली पेन थी जो कि मुझे पता चला था कि ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, और हम वो जो बॉल पेन से लिखते थे, रेनॉल्ड्स पेन आई थी तो हम सब निब छोड़ करके उसमें लिखने, छठी में पढ़ता था 1991 में मैं सर, और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जीवन और बाकी क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आए और कौन सी कंपनियां आई और कैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने बदला है। बहरहाल देखिए सर, ये आज सही में अरोड़ा साहब ने अजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने एक कार्यकर्ता की बात कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो सदन में बैठे हैं वो जरूर माने, और एक प्लानिंग के हिसाब से सदन की कार्रवाई चलती है। सदन को चलने में भी बहुत पैसा लगता है, और सदन वो जनता हमारे आपके कर का पैसा होता है, तो सदन को चलने दिया जाए तो शायद वो सब सदन को चलने क्या जाए, वो तो कहते हैं ऐसे शब्दों पे ही रोक लगा दी जाती जो उनके लिए बेशकीमती है। सदन में हमें बोलने नहीं दिया जाता। हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रदीप जी के माध्यम से कि सदन में हमें बोलने दिया जाए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, हमें नहीं बोलने दिया गया और ठीक है, सदन को स्थगित करना पड़ा। अश्विनी जी, अच्छा नहीं लगता। ठीक है अश्विनी जी, ये वास्तव में सही तस्वीर आपसे जानना चाहेंगे कि जब रुपए डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है तो इसे ठीक माना जाना चाहिए या गलत माना जाना चाहिए? क्योंकि ऐसा जो मेरी जानकारी में आया है, क्योंकि मैं उतना नहीं जानता जितना आप जानते हैं, ये कहा गया कि चीन और जो जापान है वो चाहते हैं कि उनके देश की जो करेंसी है वो कमजोर हो ताकि डॉलर की कीमत बढ़े, उनका निर्यात बढ़ सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमें उससे नुकसान वाली बात या वो नहीं। चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में जो है उसने लगा रखी है। चाइना भी एक बहुत बड़ा गेम प्लेयर है इस पूरी अर्थव्यवस्था की। हर देश जो है, आज क्या है कि आज जो वास्तविक लड़ाई हो गई है वो बॉर्डर पर नहीं है, आर्थिक मुद्दों पर, आर्थिक प्लेटफॉर्म के रूप में हर देश जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि वो मजबूत हो और जिससे कि दूसरे देश की इकोनॉमी जो है उसको हम डाउन कर सकें। तो इसलिए जो भी कोई कर रहा है, चाइना अपने ढंग से कर रहा है, जापान अपने ढंग से कर रहा है, लेकिन हमें इसका निश्चिंत होना चाहिए कि हमारा देश, हमारी देश की सरकार उस सारी चीजों को काटते हुए जो विश्व में जो समझौते हुए थे बायलैटरल, उनसे आगे बढ़कर और लोकल करेंसी में जो व्यापार करने के और आगे जो बढ़ रहे हैं, उससे इन सारी जो देश जो षड्यंत्र कर रहे हैं उससे बाहर निकलकर हमारे देश की व्यवस्था जो है। तो वर्तमान में संक्षेप में जानना चाहेंगे, वर्तमान में हमारा देश कहाँ पर खड़ा है? देखिए, ये तो कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये तो पूरा विश्व जाना की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। चाइना से जो जीडीपी की ग्रोथ में भी हम लोग आगे हैं, जो कि दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो ये कोई आंकड़े कोई छुपे हुए नहीं है, ये कोई बीजेपी या कांग्रेस वाले जो कहेंगे, ये तो IMF के और वर्ल्ड बैंक के। लेकिन वैश्विक रैंकिंग में तो हम 7वें स्थान पे आ गए ना जी। वैश्विक रैंकिंग में तो हम 7वें स्थान पे पहुंच गए। नहीं, कहाँ पहुंचे हैं? कौन सी रिपोर्ट में हम 7वें स्थान पे हैं? हम 5वें स्थान पर हैं। हाँ। और आगे आने वाले समय में हो सकता है हम 3रे स्थान पर भी चले जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम इस प्रकार से चलते रहेंगे तो उसमें कोई देश की अर्थव्यवस्था को आगे जाने से नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह की तस्वीर पेश की जा रही है, अर्थव्यवस्था ठीक दिशा में है, भविष्य में इसके संकेत मिलेंगे। और एक वक्त था मनमोहन सिंह का भी वो दौर था जब वो कहा करते थे कि हमने इतना कर दिया कि आने वाली सरकारें इसका फायदा उठाएंगे, उनको मजबूती मिलेगी। वही बात ये सरकारी भी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक रोड मैप तैयार कर लिया गया कि हमें किस दिशा में जाना है, और वो दिशा तय हो चुकी है। ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, भविष्य में इसके फायदे देश को मिलेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।